तक पहुंची रिकवरी रेट। 18 सितंबर के बाद लगातार घट रही है पॉजिटिव मरीजों की संख्या। हर रोज 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट। लखनऊ और दिल्ली में कांग्रेस ने कृषि कानून के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली के राजपथ पर कांग्रेसियों ने फूंका ट्रैक्टर। 33 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने सरकार को लिखी चिट्ठी, कानून का किया समर्थन। सरकार ने कहा कांग्रेस का हाथ अराजक तत्वों के साथ। और अब देखिए खबरें ताबड़तोड़ अंदाज में, यानी एक मिनट में पूरी खबर और विश्लेषण भी। बाबरी विध्वंस केस का फैसला आने से पहले बीजेपी नेता उमा भारती ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि 30 तारीख को सीबीआई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा। अगर कोर्ट कोई सजा सुनाता है तो मैं जमानत नहीं लूंगी। दरअसल सीबीआई कोर्ट 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस केस में फैसला सुनाएगी। 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस के आरोपियों को लेकर सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। फैसले से ठीक पहले बीजेपी के पूर्व सांसद और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रामविलास वेदांती ने बड़ा बयान दिया। कहा यदि कोर्ट इस मामले पर उनको उम्र कैद या फांसी की सजा भी देती है तो उन्हें मंजूर होगी। यदि फांसी होती है उस मंदिर के खंडहर को तोड़वाने में तो और भी बड़ा सौभाग्य होगा। इसलिए हमको इसका कोई डर नहीं है, हमको तो प्रसन्नता हो रही है। रामविलास दास वेदांती का दावा है कि सभी कार्य सेवकों के मन में मंदिर निर्माण करने की इच्छा थी और उस स्थान पर कोई मस्जिद नहीं थी। वहाँ सिर्फ मंदिर के खंडर थे जिन्हें गिराया गया था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर दाखिल याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है। सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और अंजना अग्निहोत्री ने मथुरा कोर्ट में ये सिविल सूट दाखिल किया है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिकाकर्ता अदालत नहीं पहुंचे। इसके बाद जज ने सुनवाई की अगली तारीख दे दी है। याचिका श्री कृष्ण विराजमान पक्ष की ओर से दाखिल की गई है। हालांकि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। जब भी नोटिस मिलेगा उसके बाद ही अपना पक्ष रखेंगे। याचिका में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान को पार्टी बनाया गया है। याचिका में कोर्ट से श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक श्री कृष्ण विराजमान को सौंपने की मांग की गई है। दरअसल 12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव बदेव मंदिर की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्म संस्थान सोसाइटी द्वारा किया गया था। समझौते के तहत 20 जुलाई 1973 को ये जमीन डिग्री की गई। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करने की अपील की है। अपनी चिट्ठी में रिजवी ने इतिहास में तोड़े गए हिंदू मंदिरों को वापस दिलाने और मुगल काल से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की। रिजवी ने अपनी चिट्ठी में देश भर की 9 बड़ी मस्जिदों का जिक्र किया जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। इनमें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर केशव मंदिर, जौनपुर में अटाला देव मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात में रुद्रा महालय मंदिर, अहमदाबाद का भद्रकाली मंदिर, पश्चिम बंगाल की आदिना मस्जिद और दिल्ली में मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम शामिल है। रिजवी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 1991 में कांग्रेस की सरकार में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया, जिसमें यह कानून बना दिया गया कि 1947 के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी यथास्थिति बहाल रहेगी। ऐसे धार्मिक स्थलों का स्वरूप बदलने के लिए किसी भी तरह की कोई याचिका किसी भी कोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकेगी। हालांकि अयोध्या के राम मंदिर प्रकरण को इस कानून से अलग रखा गया था। रिजवी ने मांग की है कि इस एक्ट को खत्म कर मंदिरों को जगह वापस दी जाए। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खान के करीबी यूसुफ मलिक पर कोर्ट का डंडा चल रहा है। कोर्ट ने कोठी विवाद में हाजिर नहीं होने पर कुर्की का नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद रामपुर से अजीमनगर थाना पुलिस ने मुरादाबाद जाकर यूसुफ मलिक की कोठी पर नोटिस चस्पा कर दिया। अब कोर्ट ने 11 अक्टूबर तक हाजिर होने का आदेश दिया है। पुलिस को एसपी नेता यूसुफ मलिक की लंबे समय से तलाश है। इस मामले में नोटिस जारी होने के बाद न्यूज 18 ने यूसुफ मलिक से बात की। क्या मामला 82 है, रामपुर का एक झूठा मुकदमा लिखा था 307 का, जिसमें पहले भी पता होगा पुलिस उठाने आई थी बिना वारंट के। अजीम नगर थाने का बता रहे हैं, अब उस पर 82 कर दी है, जबकि फर्जी मुकदमा। हम जेल नहीं जाएंगे फर्जी, चाहे घर की खुदकी करें, हम जान से मारते हैं, इनकाउंटर करने पर हम जेल नहीं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े होने की सजा मिल रही है। जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सभी निराधार हैं। उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा आयोजन कमेटियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने पूजा आयोजन की इजाजत मांगने वाली जनहित याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल करने वाले बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन को स्थानीय जिला प्रशासन से इजाजत लेने को कहा है।
याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब बकरीद और मुहर्रम की इजाजत नहीं दी गई तो दुर्गा पूजा मामले में भी कोर्ट कोई दखल नहीं देगी। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जिला प्रशासन ही इस मामले में कोई फैसला लेगा। हमने माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के सामने याचना की कि हम लोगों को दुर्गा पूजा का आयोजन इलाहाबाद सिटी में करने के दिया जाए और कोविड-19 का जो गाइडलाइन है हम लोग उसको फॉलो करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी को, डीएम को कोविड-19 का जो गाइडलाइन है वो हम लोग फॉर्मुलेट करके दिया है। बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका में प्रयागराज में ही विशेष रूप से दुर्गा पूजा आयोजन की इजाजत देने की अपील की थी। इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रयागराज के डीएम के सामने ही अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगर जिला प्रशासन से आयोजन की इजाजत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट में फिर से अपील करेंगे। बसीरहाट से तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां एक बार फिर से कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। दुर्गा पूजा से ठीक पहले नुसरत जहां ने देवी दुर्गा के गेटअप में अपनी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिसके बाद से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। सोशल मीडिया पर नुसरत को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। नुसरत के दुर्गावतार के इस वीडियो से चिढ़े कट्टरपंथियों ने यहां तक कह दिया है कि तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। वीडियो में ब्लू बॉर्डर वाली साड़ी में नुसरत हाथों में त्रिशूल लिए नजर आ रही हैं। वीडियो का कुछ हिस्सा घर के अंदर शूट किया गया है, जबकि कुछ हिस्सा गार्डन में शूट किया गया है। बता दें कि टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने 17 सितंबर को महालया के मौके पर ये तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे। माना जाता है कि महालया के दिन ही मां दुर्गा कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आती हैं और इसी दिन से दुर्गा पूजा की तैयारियों की शुरुआत हो जाती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने नुसरत से कहा है कि उसे अल्लाह से डरना चाहिए। देवरिया में बदमाशों और एसओजी टीम के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हुई। इसके बाद एसओजी टीम ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बदमाश बिहार नंबर की एक गाड़ी से देवरिया की ओर जा रहे थे। तभी बीच बाजार में एसओजी टीम पहुंच गई और बदमाशों का पीछा शुरू कर दिया। काफी देर तक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान बाजार में सन्नाटा छा गया, जो जहां था वहीं थम गया। जब एसओजी ने देखा कि बदमाशों ने चकमा देने की फिराक में है, तो फिर एसओजी ने बदमाशों को गाड़ी के शीशे तोड़कर पकड़ लिया। ये पूरा मामला सदर कोतवाली की कोऑपरेटिव चौक का है। अब एसओजी बदमाशों से पूछताछ कर रही है कि आखिर वो कहां वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। लेकिन बीच बाजार हुए शूटआउट से इलाके में काफी देर तक दहशत का माहौल दिखा। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये लोग किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। चित्रकूट में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों ने प्राइवेटाइजेशन का विरोध जताया है। उन्होंने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। शहर के मैदान से पटेल चौराहे तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विद्युत विभाग का निजीकरण कर रही है, जिससे जनता को घाटा होगा, क्योंकि सरकार का कंट्रोल नहीं होगा तो निजी कंपनियां मनमानी करेंगी। हमारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्राइवेटीकरण पे चल रहा है। आज केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर 28 सितंबर 2020 को हम लोग 1 घंटे का 4 से 5 तक विरोध प्रदर्शन दर्ज किए। कर्मचारियों में डर है कि अगर विद्युत विभाग का निजीकरण हो गया तो विद्युत विभाग के कर्मचारियों की नौकरी पर संकट आ जाएगा। निजीकरण होने से निकालने का डर हर समय बना रहेगा। इसलिए सरकार ने पहले जैसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मचारी मशाल जुलूस निकालकर विरोध जता रहे हैं। विपक्ष पर आरोप लग रहे थे कि वो किसानों की आड़ में अपनी सियासत चमका रहा है। आज दिल्ली में भी इसकी मानगी दिखी। कांग्रेस कार्यकर्ता साजिश के तहत किसानों को भड़काते नजर आए। दरअसल दिल्ली के राजपथ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता एक पुराना ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और इंडिया गेट के पास कृषि विधेयक का विरोध करते हुए ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। हालांकि आनंद फानन में मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 7:15 बजे 15-20 लोग इंडिया गेट के पास आए और ट्रैक्टर में आग लगा दी। उनकी एक करतूत कैमरों में कैद हो गई। राजपथ पर ट्रैक्टर फूंकने के मामले में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधान ने लिखा, कांग्रेस का हाथ हर अराजकता में साथ, सेना के बलिदान और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम विषयों का राजनीतिकरण करने के बाद अब कांग्रेस किसानों को भी अपने राजनीतिक हट के लिए इस्तेमाल करने पर आमादा है। ट्रैक्टर कांग्रेस के कार्यकर्ता जलाएं और बदनामी किसानों की हो, वाह। कृषि बिल के विरोध में लखनऊ में कांग्रेस और पीएसपीएल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। परिवर्तन चौक पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ये लोग पुलिस से भिड़ गए। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग भी तोड़ डाली। पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल भी पीछे नहीं रही। आलम ये था कि पुलिस को मजबूरन कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजनी पड़ी।
यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाशने को बेताब आम आदमी पार्टी भी किसानों की आड़ में कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। मेरठ में कृषि बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी किसानों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करती दिखी। मेरठ के कमिश्नर पार्क में किसानों और आप कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। किसान अध्यादेश का चौतरफा विरोध है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरठ की तस्वीरें हैं जहाँ किसान विरोध कर रहे हैं। नए कानून के विरोध में प्रदर्शन जारी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। झांसी में एक शराबी का हंगामा देखने को मिला। शराब के नशे में टुल्ल, इसे पता ही नहीं कि वो कहां किस मोड़ पर खड़ा हंगामा कर रहा है। इस हंगामे को देखकर लोगों ने इसे कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया और फिर वायरल भी कर दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे शराबी पूर्व फौजी बीच सड़क पर खड़ा होकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। कई लोगों को आने जाने में दिक्कत भी हो रही थी और कई लोगों के लिए शराबी का हंगामा मनोरंजन का साधन बन गया। फिर सड़क पर जाम लगना शुरू हो गया और लोगों के लिए परेशानी खड़ी होने लगी। हंगामे की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, तब भी ये पूर्व फौजी गाली गलौज करता रहा। आखिरकार नवाबाद थाना पुलिस इस शराबी को थाने लेकर गई, तब जाकर लोगों को राहत मिली। महोबा में चर्चित कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार समेत हत्याकांड के आरोपियों का नार्को टेस्ट हो सकता है। यूपी स्टेट मेडिको लीगल टीम ने अपनी रिपोर्ट में हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी को नार्को टेस्ट कराने के सुझाव दिए हैं। एसआईटी निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकती है। मणिलाल के साथ केस में आरोपी बनाए गए अन्य पुलिस कर्मियों के भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाने की अर्जी एसआईटी की ओर से कोर्ट में दी जा सकती है। महोबा में खनन और विस्फोटक कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इंद्रकांत का एक वीडियो वायरल हुआ था। हत्या से पहले के इस वीडियो में इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर धमकाने और पैसे मांगने के आरोप लगाए थे। हालांकि आरोपों के बाद योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड कर दिया था और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। नोएडा में साइंटिस्ट को हनी ट्रैप करने के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। मसाज करने के नाम पर साइंटिस्ट को फंसाया गया था और उसे किडनैप कर लिया गया। साइंटिस्ट की पत्नी से फिरौती की रकम भी मांगी गई थी, लेकिन नोएडा पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए फौरन एक्शन लिया और सभी किडनैपर्स को धर दबोचा। संडे यानी कल इवनिंग में उनको हम लोगों ने रेस्क्यू कराया और वहाँ से 3 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उसमें एक महिला भी शामिल है। बातचीत और पूछताछ से ये पता चला है कि ये एक हनी ट्रैप का गैंग था। पुलिस को आरोपियों के पास से कई डिवाइस और डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनसे ये लोगों को अगवा कर ब्लैकमेल करते थे। बंधक बनाया गया, इनको घेरा गया, इनके साथ मारपीट की गई और फिरौती की मांग की गई। एक तरह से अपहरण करके और इनसे फिरौती की मांग की गई। और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं, जिसको डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस वो हम लोगों ने देखा है, उसमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो इसका मोडस ऑपरेंडी किसी को अरेस्ट करना होता है। ये गिरोह पहले भी ऐसी कई वारदात को अंजाम दे चुका है। बांगरमऊ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 51 परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने उन्नाव को साहित्यकारों की धरती बताया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कृषि कानून की आलोचना कर रहा है, लेकिन किसानों का शोषण तो कांग्रेस के शासनकाल में हो रहा था। पीएम मोदी ने संसद में लागत के दोगुना दाम दिलवाने के 3 बिल पास कर दिए तो कांग्रेस हाई तौबा मचा रही है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसे घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान प्रारंभ हुआ है, आज उसका परिणाम है कि देश में सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश अपने आप को एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचता है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का इस अवसर पर हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 100 बेड वाले अस्पताल का लोकार्पण किया। साथ ही बांगरमऊ संजीला मार्ग का नाम बदलकर महाराज सातन पासी मार्ग किए जाने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ योगी सरकार की कोशिशें रंग लाई हैं। यूपी में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 84.75 पर पहुंच गई है, जबकि सूबे में रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। 18 सितंबर के बाद से यूपी में लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या घट रही है, यानी एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है और ठीक होने वाले मरीज बढ़ रहे हैं। 100 से ज्यादा मरीजों वाले 16 जिलों में खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी की रणनीति काम आ रही है।
इन जिलों में सीएम योगी के निर्देश पर एक प्रमुख सचिव, एक विशेष सचिव, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक चिकित्सा शिक्षा विशेषज्ञ की टीम लगातार कैंप कर रही है। कोरोना से निपटने में रणनीतिक सर्विलांस और टीम वर्क की वजह से ये कामयाबी हासिल हुई है। आपको बताएं कि यूपी में कोरोना के अभी सिर्फ 55,603 एक्टिव केसेज हैं, जबकि 3,25,888 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मऊ में पुलिस ने आज मुख्तार अंसारी के अवैध वसूली गैंग के सरगना सुरेश सिंह के खिलाफ एक और कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत सुरेश सिंह की 26 लाख की एक गाड़ी जब्त की। मऊ में सुरेश सिंह की अब तक 4,54,95,000 रुपए की 26 गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं। सुरेश सिंह मुख्तार की वसूली गैंग D34 का अपराधी है। फिलहाल सुरेश सिंह कई मामलों में मऊ जेल में बंद है। इससे पहले रविवार को भी वाराणसी में मुख्तार गैंग पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। वाराणसी में पुलिस ने मुख्तार के गुर्गे परवेज को गिरफ्तार किया था। परवेज मुख्तार के खास सहयोगी और अवैध वसूली के सरगना मेराज का करीबी है। परवेज के खिलाफ वाराणसी और जौनपुर में कई थानों में दर्जनों केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ जारी एक्शन में पिछले करीब 3.5 महीने में पुलिस और अलग अलग जिलों के प्रशासन ने करीब 22 करोड़ की संपत्ति जब्त की है या फिर अवैध निर्माण को गिराया है। कुछ ही पलों में और भी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। 19 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक, कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? मैं सबके लिए क्लैप करता हूँ। आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहें सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार।
एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया, इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए मारो राजस्थान। न्यूज़ 18। आइए डालते नजर कुछ और खबरों पर एक मिनट में। बॉलीवुड सहित देश की सभी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज जन्मदिन है। वो 91 साल की हो गई हैं। ऐसे में लता मंगेशकर के 91वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उन्हें कॉल कर बातचीत की, साथ ही सोशल मीडिया पर ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां भी दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, आदरणीय लता दीदी से मैंने बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उनके अच्छे और स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूँ। लता दीदी का नाम हर घर में जाना जाता है। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे उनका प्यार और आशीर्वाद मिला। लता ने अपने जीवन में कई उपलब्धियों को हासिल किया है। हालांकि बचपन में उन्हें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा था। जब वो मात्र 13 साल की थीं तभी दिल का दौरा पड़ने से उनके पिता का निधन हो गया था। गायन के क्षेत्र में लाने वाले लता के पिता के दोस्त मास्टर विनायक रहे हैं। और कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, consistently ranked among top engineering colleges of India.